सभी बच्चों को नमस्कार बेटा। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर। और शुरुआत हम लोग करेंगे मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एक प्रकार से देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और धीरे धीरे जो है मैं कोशिश करूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कॉलेजों के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं बच्चों के लिए, उनको मैं कवर करूँ। और चूँकि एक वीडियो में इनको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी भी टॉपिक को बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक को 2 टुकड़ों में बांट दूँ, जिससे कि थोड़ा सा एक वीडियो की जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो और बच्चों को जो है उसका एडवांटेज जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाए। और धीरे धीरे करके मैं लगभग सारे वीडियोज़ इसके अपलोड करूँगा, आप लोग इसको देखें। और जहाँ आपको लगता है कि सर इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ इसमें साझा कर दूँगा। इस वाले वीडियो में मैं एक प्रकार से मांग की लोच का ये पहला भाग है, जिसमें मैं मांग की लोच की परिभाषा और उसकी डिग्री और उसको इफ़ेक्ट करने वाले कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि मांग की लोच किन किन जो कारण हैं उनसे प्रभावित होती है। और बहुत सिंपल सा वीडियो। देखिए, पहले आप लोगों को समझना होगा कि वास्तव में एक तो इलास्टिसिटी होती क्या है। लोच का मतलब अपने आप में ये है कि सिर्फ लोच शब्द की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि एक जो चर होता है उसमें परिवर्तन के कारण दूसरे चर में होने वाला परिवर्तन, ये इलास्टिसिटी होता है। और यहाँ जब इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं, देखिए लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ते हो ना, मांग का नियम जब आप पढ़ते हो, तो मांग के नियम में जो चीज़ पढ़ी जाती है वो यह है कि वो एक प्रकार से क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब वो ये तो बता देता है, क्वालिटेटिव का मतलब ये है गुणात्मक में कि वो ये तो बता देता है कि देयर इज, जैसे मांग का नियम क्या था, फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कीमत और मांग के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो उसने ये तो बता दिया कि नेगेटिव होता है, बट ये नहीं बताता कि कितना परसेंटेज है, या उसकी क्वांटिटी को शो नहीं करता, सिर्फ दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है कि ठीक है भाई नकारात्मक संबंध होता है या सकारात्मक होता है, तो नकारात्मक होता है, वो सब जानते हैं। बट मांग की लोच जो है इससे थोड़ा सा अलग है। और इंट्रोडक्शन आपको सब बच्चों को लिखना ही है, तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आप लोग मेंशन करेंगे कि जो मांग का नियम है वो गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव को शो करता है, जबकि मांग की लोच जो है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है एक प्रकार से, जहां वो मात्रा को भी शो करती है। ये आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। अब जब परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन जो होती है मांग की लोच की, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यू कैन राइट डाउन इट। तो मार्शल के अनुसार मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा एक तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्शल। देखिए, मार्शल ने क्या कहा था कि जो मांग की लोच होती है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना, मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर है कि कीमत में अब बेटा मैं इंग्लिश में भी लिखा दूंगा तो बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर, कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम परिवर्तन होता है। ये एक प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई अकॉर्डिंग टू
अल्फ्रेड मार्शल। इसके अलावा आप लोग जो है इसको यदि इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू मार्शल ही मैं बता रहा हूँ, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज greater or small according to as the amount demanded increase much or little for a given fall in price or diminishes much or little for a given rise in price। मैं ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा कर ही रहा हूँ। एक चीज़ मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता दूं कि वास्तव में मांग की लोच होती क्या है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इसको आप लोग इस तरीके से समझिए। ईडी यानी मांग की लोच, ईडी यानी मांग की लोच, ये वास्तव में होती क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड यानी मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, आपको सिर्फ यही याद रखना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप लोग प्रोपोर्शनल चेंज भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, इसके माध्यम से यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ कोई इशू नहीं है बेटा, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। यदि इसको फॉर्मूले के रूप में आप लोग देखोगे तो ईडी का जो फॉर्मूला है वहाँ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। यहाँ जो डेल्टा है वो चेंज को शो करता है, तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू जो होता है वो है चेंज इन क्वांटिटी यानी मांग में परिवर्तन, और क्यू जो होता है वो होता है इनिशियल डिमांड यानी प्रारंभिक मांग या प्रारंभिक मांग। तो इसको आप इसी तरीके से समझिए। इसी प्रकार से यदि आप डेल्टा पी की बात करोगे तो इसमें चेंज इन प्राइस आ जाएगा। चेंज इन प्राइस का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन, और यदि हम लोग पी की बात करें तो पी जो होता है वो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो इनिशियल प्राइस यानी प्रारंभिक कीमत जो है वो पी होता है। इसको यहाँ से आप इसी तरीके से देख सकते हो। यदि आप लोग इसको डायग्राम के फॉर्म में भी देखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। बहुत देखिए बहुत आसान तरीके से आप इकोनॉमिक्स को समझिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के आप इकोनॉमिक्स को समझोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। देखिए ये दिस वन इज़ द डिमांड कर्व, और सब बच्चों को पता है कि डिमांड जो है डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो अब यहाँ पर ये डिमांड कर्व है। अब यहाँ पर आप देखिए माना कि दिस वन इज़ द प्राइस और दिस वन इज़ द क्वांटिटी। यहाँ पर आप ये जरूर नोट करें एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इधर आपको क्वांटिटी शो करनी है, क्वांटिटी और यानी मात्रा, और इधर आपको शो करनी है प्राइस यानी कीमत। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये पी है और ये क्यू है। अब जैसे ही आप देखोगे पी जो है घट करके यहाँ पर P1 हो जाती है माना कि, और Q जो है इसी के रेस्पॉन्स में बढ़ करके Q1 हो जाती है। तो ये जो चेंज है ना प्राइस में P से P1, इसके कारण जो मांग में परिवर्तन हो रहा है ना Q से Q1, यही जो है दिस इज सोच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है इसको इसी तरीके से आपको देखना है। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये बहुत सिंपल है, जहां आप लोग ईडी को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये आप लोग इसको नोट करके चलें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, इंटू पी अपॉन क्यू। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसको यदि आप देखोगे तो इसमें यही निकल करके आएगा। तो इसी तरीके का ये फॉर्मूला जो है निकल करके आएगा, यानी कि लोकेशन चेंज हो जाएगी जब अपन इसको डिवाइडेड करेंगे तो, और ये फॉर्मूला जो है फाइनली निकल करके आएगा। इसको आप लोग इतना ही समझिए
और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ बता दूं कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच की एक प्रकार से श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों देखिए, मैं जो अभी जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये शायद इस तरीके से मैंने काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो थोड़ी सी हो सकता है कि वीडियोस की क्वालिटी में सर्टेन लैक्स हों, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। देखिए बेसिकली होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मतलब मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर के 5 भाग बनते हैं। मैं इसको पहले ये बता दूं, जैसे ईडी माना कि ये 5 टाइप जो होते हैं, मैं इसको बता दूं। ईडी जो है माना कि इक्वल टू 1 है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिटरी, यानी इकाई के बराबर। इकाई के बराबर मांग की लोच, बराबर मांग की लोच। अलग अलग भी समझाऊंगा इनको। इसके अलावा यदि ईडी जो है ग्रेटर देन 1 है, इट इज ग्रेटर देन 1, देन इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, यानी लोचदार या अधिक लोचदार, इसको हम लोग बोलते हैं लोचदार। और इसमें क्या होता है, ईडी ग्रेटर देन 1 होती है। अब इनके मैं अलग अलग मीनिंग समझाऊंगा ही, तो अभी आप तो थोड़ा सा वेट करें। पूरे वीडियो में जाते जाते डिग्रीज में कंप्लीट कर दूंगा, और अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ और मेथड्स, 2 चीज़ें देखेंगे कि मांग की लोच की विधियां कौन कौन सी हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो 2 वीडियो में मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर दूंगा, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज किसी भी बच्चे को नहीं होना है। देखिए ये हो गई हमारी इकाई के बराबर मांग की लोच। और यदि हम लोग यहाँ बात करें लेस देन 1, लेस देन मतलब इनएलास्टिक बोलेंगे इसको, यानी एक प्रकार से बेलोचदार, बेलोचदार, बेलोचदार। अब इनमें क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे ही। बेलोचदार हो गया, और अब आप देखोगे 2 अलग अलग होते हैं। ईडी यदि 0 है, देन इट इज परफेक्टली इनएलास्टिक, परफेक्टली इनएलास्टिक यानी पूर्णतया बेलोचदार, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णतया बेलोचदार। और यदि ईडी जो है इन्फिनाइट है यानी अनंत है, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतया लोचदार। अब ये जो 5 एक प्रकार से इसकी डिग्रीज हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और जो मेरी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं कॉलेज में भी इसको समझाऊंगा ही, ऑफलाइन मोड पर भी। लेकिन चूंकि जो बच्चे किन्हीं कारणों से कोई क्लास में नहीं आ पाता है, या दूर दराज के बच्चे हैं, या दूसरी कॉलेज के बच्चे हैं जहां टीचर नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल अपने आप में बन जाता है। मैं चाहता हूं कि उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिले, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बेटा एक दूसरे के साथ साझा ज़रूर करते जाएं आप लोग। अब मैं इस डिग्रीज वाले ऑप्शन को एक बार फिर से आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। नंबर 1 पहला जो है, पहला ये है कि देखिए मैं इकाई के बराबर से पहले ले लेते हैं हम लोग इकाई के बराबर, इकाई के बराबर यानी एक लोचदार, इकाई के बराबर। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप लोग ध्यान रखना। इकाई के बराबर, इकाई के बराबर यानी एक यूनिटेरी बोलते हैं इसको, यूनिटेरी यानी इकाई के बराबर। यहाँ ईडी इक्वल टू 1 होता है, यानी जितना परिवर्तन, देखिए बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, जितना परिवर्तन मांग में होगा उतना, प्राइस में होगा, उतना ही डिमांड में होगा। माना कि 10% चेंज जो है आपके 10% चेंज यदि प्राइस में हुआ है, तो डिमांड भी जो है 10% ही रेंज होगी। इसको आपको एक डायग्राम से मैं समझा सकता हूँ। सिर्फ इतना आपको इसमें लिखना है कि मांग में होने वाला परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है आनुपातिक रूप से। द परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑफ
प्राइस, ये इस प्रकार की उसमें होता है। और अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम आप लोगों के साथ बनाना चाहूँगा जिससे कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, और कोशिश करूँगा कि जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं इसी तरीके से आप लोगों के साथ साझा करूँ। बहुत बहुत सहायता कई बार बच्चों को इस चीज़ से मिल जाती है। डायग्राम के माध्यम से इसको मैं यदि देखूँ तो जैसे देखो, डिमांड कर्व, जब भी हम लोग डिमांड कर्व की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये इतना तो आप सब बच्चे जानते ही हैं। और दिस इज़ द डिमांड कर्व। अब यहाँ पर देखिए, माना कि अब ये यहाँ डायग्राम से आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। जैसे ये जो है हमारी प्राइस थी और ये हमारी क्वांटिटी है, यानी एक तरफ हम लोग मांग मात्रा ले रहे हैं और एक तरफ हम लोग कीमत ले रहे हैं, यानी प्राइस ले रहे हैं। अब जैसे ही प्राइस में चेंजेज हुआ है, देखिए आप लोग यहाँ पर डायग्राम को बहुत गौर से देखिए। ये जो है P1 हो गया और ये हो गया हमारा Q1। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन P1 P से P1 और Q से Q1 का जो डिफरेंस है यदि बराबर है, इट मीन्स ED इज इक्वल टू 1। बस इतना सा आप लोग समझ लो, इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़े, जिसमें हम लोग देखिए, मैं पहले उन पॉइंट्स को पिक कर रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हमारे लिए बन जाते हैं। मैं बात करूँगा परफेक्टली इनएलास्टिक की, यानी पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार। अब यदि हम लोग पूर्णतः बेलोचदार की बात करें, यानी परफेक्टली इनएलास्टिक, परफेक्टली इनएलास्टिक, परफेक्टली इनएलास्टिक जो डिमांड कर्व होता है वो वास्तव में है क्या? देखिए, इसके कर्व को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, आयताकार परिवलय। ये इसको इसलिए याद रख लेना, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है। आयताकार परिवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इकाई के बराबर को बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखना इसको। अच्छा, परफेक्टली इनएलास्टिक का मतलब क्या होता है? जहाँ ईडी जो होती है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो होती है जीरो। अच्छा, जीरो की मतलब ये है कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो। यदि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो बट उसके कारण जो है डिमांड में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनएलास्टिक, यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग। ये इस प्रकार का डायग्राम इसका बनेगा। डायग्रामों को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड करें और देखें, ऑब्जर्व करें। कितने सिंपल तरीके से मैं बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा जो है इनको गलत ना करे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिमांड कर्व है। अब प्राइस P थी, फिर P1 हो गई। इधर क्वांटिटी ही आएगा हमेशा, ये ध्यान रखें इसमें, और इधर हमेशा प्राइस ही आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर कि इतना कंप्लीट हो गया, यहाँ कोई इशू नहीं है। देखिए, वीडियो छोटे बड़े बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टॉपिक पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि टॉपिक पूरा किए बगैर मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो यहाँ पर मांग में देखिए, कीमत में इतनी कमी हो गई बट डिमांड में कोई कमी या बेसी नहीं हुई है, यानी उतनी ही डिमांड है। इसका मतलब ये परफेक्टली इनएलास्टिक है। इसके जस्ट अपोजिट यदि डायरेक्शन आप देखोगे तो वो हो जाएगी परफेक्टली इलास्टिक, यानी पूर्णतया बेलोचदार, सॉरी पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अनंत। ईडी क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? मतलब कोई कीमत में बहुत नाम मात्र का परिवर्तन या कीमत स्थिर रहने पर भी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाना। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो गई जो जीरो में होती है उसके। सॉरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसमें मेरे साथ। जब मैं यूज करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर को तो कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, इसलिए आप लोग इसको उसी हिसाब से देखें बेटा। देखिए, इस तरीके का डायग्राम इसमें बनेगा, और ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ये डिमांड कर्व जो है इस तरीके का हो जाएगा एक प्रकार से। अब देखिए, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है बट जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
Q1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मांग मात्रा है वो कीमत में नाममात्र के या बिना परिवर्तन के भी हो रही है। तो ये जो है इन्फिनाइट हो गई। अब हमारे दो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ या करना चाहिए, वो ये है यहाँ पर बेसिकली कि एक तो इकाई से अधिक और एक इकाई के बराबर, यानी इसको हम लोग बोलेंगे लोचदार। मैं अपने शब्दों में बात करूँ तो लोचदार का मतलब ये है बेसिकली दिस इज ग्रेटर देन 1, ED इज ग्रेटर देन 1, यानी मांग में माना कि 10% परिवर्तन हो रहा है, कीमत में जो परिवर्तन है वो 10% है, और ये तो प्राइस में चेंज है, और माना कि जो क्वांटिटी है उसमें होने वाला परिवर्तन मोर देन 10 है, यानी 15 हो सकता है, इट मे बी 20, इट मे बी 30, इट मे बी 40। तो ये परिवर्तन यदि कीमत में होने वाले परिवर्तन से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाई जाएगी, लोचदार मांग। अब इसका जो डायग्राम है, सब में आप यदि डायग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको कहीं कुछ बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायग्राम की शेप कुछ हद तक ऐसी रहेगी, या जहाँ जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके का आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर माना कि देखिए इनिशियल जो हमारी प्राइस है ना, वो क्या है, इनिशियल प्राइस जो है हमारी वो P है और क्वांटिटी Q है। अब माना कि P1 हो गया, यहाँ पर आप ये देखिए P1 हो गया, दिस इज़ द क्वांटिटी Q1। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो P से P1 है ये कम है और ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये इकाई से ज़्यादा हो गई। अब ये आपको ध्यान रखना है बस, ये मांग मात्रा हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड, और दिस इज़ द प्राइस। तो इस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं आप लोगों के साथ बेलोचदार, यानी बेलोचदार में आता है बेलोचदार यानी इनएलास्टिक बेलोचदार। अच्छा, बेलोचदार वाले में मैं जो अपनी तरफ से हमेशा कंसीडर करता हूं उसे मैं लेता हूं इकाई के लेस देन 1। अब लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, यानी देखिए फिर वही वाली बात आई कि माना कि कीमत में 10% परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में जो है बिलो 10% हुआ, यानी 8%, 7%, 5%, 1%, तो वो है क्या है, हो जाएगा इकाई से कम। अब इसका डायग्राम भी यदि आप देखोगे तो ये कोई बहुत मुश्किल डायग्राम इसका भी नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा, इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर बस आपको प्राइस में चेंज का इफेक्ट देखना है। देखिए ये P है और ये Q है। अब ये फिर आप देखोगे कि P1 हो गया और ये Q1 हो गया। अब आपको रेस्पॉन्सिवनेस देखनी है, परिवर्तन कितना हुआ है। देखिए P से P1 का गैप Q से Q1 से ज़्यादा है, यानी प्राइस में परिवर्तन बहुत हुआ है लेकिन क्वांटिटी में कम हुआ है, तो इकाई से कम। यहाँ प्राइस में कम परिवर्तन था लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, तो इकाई से अधिक। यहाँ जो था पूर्णतः लोचदार में प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं था लेकिन मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन था, और यहाँ आप देखोगे कि प्राइस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन था लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं था। और यहाँ अब इस प्रकार से मेरे सामने ये जो इसकी डिग्रीज है वो आपके समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है वो आपके समझ में 100% आ गई होगी। और मैं इसके जो मेथड्स है वो आप लोगों के साथ अगले वीडियो में साझा करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़े बड़े तो रहेंगे बट आपको यदि पढ़ना है तो इनको ऐसे देखते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।